दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे एनालाइज करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना असर हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बातें करते थे, मैं अमीर हूं और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े फाइनेंशियल झटके के बाद जब वे दिवालिया होने के कगार पर थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते रहे। वे अपने सपोर्ट में ये कहते थे कि गरीब ना होने और पैसे ना होने में फर्क होता है। पैसे पास में ना होना एक टेम्पररी कंडीशन है, जबकि गरीबी परमानेंट है। मेरे गरीब डैडी ये भी कहते थे कि मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं है, या पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहा करते थे कि पैसे में बहुत ताकत है। हो सकता है कि हमारे विचारों की ताकत को कभी मापा न जा सके, या फिर उन्हें पूरी तरह से समझा न जा सके। फिर भी बचपन में ही मैं ये समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए, और अपने एक्सप्रेशंस पर भी। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। दो डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान हो चला था कि मैं किस तरह की सोच अपनाऊं। मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या अपने गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही एजुकेशन और नॉलेज को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, पर क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की अलग अलग राय थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी जॉब ढूंढ लूं। वे चाहते थे कि मैं एक प्रोफेशनल ऑफिसर, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं या एमबीए कर लूं। दूसरे डैडी मुझे एनकरेज करते थे कि मैं अमीर बनने का राज सीख लूं, ये समझ लूं कि पैसा किस तरह काम करता है, और ये जान लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम लिया जाता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इन शब्दों को वो बार बार दोहराया करते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 साल की उम्र में ही मैंने यह फैसला किया कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा और उनसे सीखूंगा। यह फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान न देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी। एक बार मैंने यह फैसला कर लिया कि मुझे किसकी बात सुननी है, तो उसके बाद मेरी मनी एजुकेशन शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज्यादा समय तक सिखाया, जब तक कि मेरी उम्र 39 साल की नहीं हो गई, और इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने ये देख लिया था कि मैं वो सब समझ चुका हूं जो मेरी मोटी बुद्धि में भरने की वो कोशिश कर रहे थे। पैसा एक तरह की ताकत है, पर इससे भी बड़ी ताकत है फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसा तो आता जाता रहता है, पर अगर आप ये जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है, तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ही समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि ज्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहां ये कभी नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है। इसीलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरी एजुकेशन तब शुरू हुई जब मैं सिर्फ 9 साल का था, और इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो लेसन पढ़ाए वे बहुत आसान थे। और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 सालों तक सिर्फ 6 इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ाए। ये बुक उन्हीं 6 लेसन्स के बारे में है, और इसे भी उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना कि मेरे अमीर डैडी ने इन्हें मेरे लिए आसान बनाया था। ये लेसन आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए हैं, बल्कि गाइड की तरह लिखे गए हैं। ऐसा गाइड जो ज्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेगा, चाहे दुनिया कितनी बदलती रहे। तो लेसन 1 है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। लेसन 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। लेसन 3, अपने काम से काम रखो। लेसन 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत। लेसन 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। लेसन 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें।
शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 की, जिसमें हम सीखेंगे लेसन 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए? फिर सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का न्यूज़पेपर नीचे रख दिया। बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी की मम्मी अपनी नई महंगी कार में आई और वो लोग पिकनिक पर अपने सी साइड वाले घर पर जा रहे थे। जिमी अपने साथ साथ अपने 3 दोस्तों को ले गया, पर माइक और मुझे नहीं ले गया। उसने हमसे ये कहा कि वो हमें इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे। उसने ऐसा कहा? डैडी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कहा, मैंने दर्द भरी आवाज में कहा। डैडी ने अपना सिर हिलाया, नाक तक चश्मे को चढ़ाया और फिर न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। मैं उनके जवाब का इंतजार करता रहा। ये 1956 की बात है। तब मैं 9 साल का था। किस्मत की बात थी कि मैं उसी पब्लिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हम शुगर प्लांटेशन के एरिया में रहते थे। प्लांटेशन के मैनेजर और उस एरिया के बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, बिजनेसमैन और बैंकर अपने बच्चों को 1st क्लास से 6th क्लास तक इसी स्कूल में भेजते थे। 6th क्लास के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजा जाता था। अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरी साइड पर रह रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में भेजा जाता, जहां मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। 6th क्लास के बाद इन बच्चों की तरह मैंने भी पब्लिक इंटरमीडिएट और हाई स्कूल किया होता, क्योंकि उनकी ही तरह मेरे लिए भी प्राइवेट स्कूल में जाना पॉसिबल नहीं था। मेरे डैडी ने आकर न्यूज़पेपर को रख दिया। मुझे पता था कि वे क्या सोच रहे थे। उन्होंने धीमे से शुरुआत की। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूं? अपने दिमाग के इस्तेमाल से, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका असली मतलब यह था कि बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूं, या मैं इसका जवाब नहीं जानता, इसलिए मुझे तंग मत करो। एक पार्टनरशिप हुई। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपने डैडी की बातें बताई। जहां तक मुझे याद है, उस स्कूल में माइक और मैं 2 ही गरीब बच्चे थे। माइक भी मेरी ही तरह का था, क्योंकि वो भी किस्मत की वजह से ही उस स्कूल में था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने कस्बे में स्कूलों की सरहदें तय कर दी थी, और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे थे। सच कहा जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे, पर हमें ऐसा लगता था, क्योंकि बाकी सभी बच्चों के पास नए बेसबॉल ग्लव्स, नई साइकिल और हर चीज होती थी, और हर चीज नई होती थी, और हमारे पास सब पुरानी। मम्मी और डैडी ने हमें जरूरत की सभी चीजें दी थी, जैसे खाना, घर, कपड़े, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे डैडी कहा करते थे कि अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो उसके लिए काम करो। हमें बहुत सी चीजें चाहिए थी, लेकिन 9 साल के बच्चों के करने के लिए ज्यादा काम मौजूद नहीं थे। माइक ने पूछा, तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहोगे? वो राजी हो गया, और उस शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया। हम दोनों पूरी सुबह यही सोचते रहे कि पैसा किस तरह कमाया जाए। कभी कभार हम उन बेफिक्र बच्चों के बारे में बात करते रहे जो जिमी के सी साइड वाले घर पर मजे कर रहे होंगे। इससे थोड़ी चोट पहुंचती थी, पर यह चोट अच्छी थी, क्योंकि इसने हमें यह सोचने के लिए मोटिवेट किया कि पैसा कैसे कमाया जाए। और आखिरकार उस दोपहर को हमारे दिमाग में बिजली कौंध गई। ये एक ऐसा आइडिया था जो माइक ने किसी साइंस की किताब में पढ़ा था। एक्साइटेड होकर हमने अपने हाथ मिलाए, क्योंकि हमारे पास अब एक बिजनेस था। अगले कुछ हफ्तों तक मैं और माइक आसपास के इलाकों में भाग दौड़ करते रहे। हम दरवाजों पर दस्तक देते थे और पड़ोसियों से कहते थे कि वे अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख लें। हैरत से हमें देखते हुए ज्यादातर लोगों ने मुस्कुराकर हमारी बात मान ली। कुछ ने हमसे पूछा कि हमें टूथपेस्ट ट्यूब क्यों चाहिए। इसके जवाब में हमने कहा कि हम आपको ये नहीं बता सकते, ये एक बिजनेस सीक्रेट है। हफ्ते गुजरते गए और मेरी मां बहुत दुखी हो गई। अपने रॉ मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वो उनकी वॉशिंग मशीन के ठीक पास में थी, एक ब्राउन कार्डबोर्ड के डिब्बे में जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी रहती थीं।
आज वहां पर हमारी और पड़ोसियों के टूथपेस्ट की इस्तेमाल की हुई ट्यूब्स पड़ी थी। आखिर एक दिन मां के सब्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों के मुड़े तुड़े और इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब्स को देखते देखते वो ऊब गई थी। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? और मैं ये नहीं सुनना चाहती कि एक बिजनेस सीक्रेट है। इस कचरे को साफ कर दो या मैं इसे उठाकर बाहर फेंक देती हूं। माइक और मैंने उनके हाथ पैर जोड़े और उन्हें यह बताया कि जल्दी ही हमारा काफी रॉ मटेरियल जमा हो जाएगा और फिर हम प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पड़ोसियों का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपने टूथपेस्ट के ट्यूब खत्म कर लें। मां ने